नमस्ते स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 9 खत्म किया था। आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बराबर है। चैप्टर 10 का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है। मैं इसमें सब कुछ कराऊंगा। बराबर है। आप देख लेना कि क्या पोर्शन कट है। सीबीएसई और गुजरात बोर्ड शायद बता भी दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। बट फिलहाल तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो है, बहुत सिंपल है, वो हम देख लेते हैं। ओके। बेसिकली आप लोगों ने सब ने वेक्टर्स पढ़ा है, ठीक है। वेक्टर्स आपको फिजिक्स में ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे सर? यहाँ पे हम वेक्टर्स के एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे। वेक्टर को कैसे ऐड करना है, वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप बोलोगे सर वो भी हमें पता है। हाँ, फिर भी इसके बहुत सारे जो 3 डायमेंशन कंपोनेंट्स के पढ़ेंगे और 2 डायमेंशन दोनों के पढ़ेंगे। ओके। लेट एल बी एनी स्ट्रेट लाइन इन पैरेलल इन प्लेन और 3 डायमेंशनल स्पेस। ये मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन है, देख रहे हो, 3 डायमेंशनल स्पेस में। मान लो ये ऐसे लाइन आपका पेन। ओके। दिस लाइन कैन बी गिवन 2 डायरेक्शन बाय मींस ऑफ एरोहेड्स। आप उसका डायरेक्शन ऊपर भी दे सकते हो इस केस में, और नीचे भी दे सकते हो इस केस में। A line in one of this direction prescribed is called a directed line. अगर डायरेक्शन है तो उसको डायरेक्टेड लाइन बोलेंगे। अगर मान लो डायरेक्शन ही नहीं है तो उसका कोई भरोसा नहीं ना। यहाँ पे डायरेक्शन है इसलिए उसको डायरेक्टेड लाइन बोलेंगे, यहाँ पे नीचे डायरेक्टेड लाइन। नाउ observe that if we restrict the line L to the line segment AB, अब मान लो सिर्फ इतना सा पार्ट ही हम उसका ले रहे हैं, डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ ही है। then the magnitude is described on the line L with one of the 2 direction। देखो ये AB की मैग्नीट्यूड मतलब उसकी कुछ लेंथ होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? A। ओके। सो दैट वी ऑब्टेन अ डायरेक्ट लाइन सेगमेंट। फिगर 3 में आप देख सकते हो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट सिर्फ इतना पार्ट, A से लेके B, ये अपना हो जाएगा A। Thus a directed line segment has a magnitude as well as direction। ये डायरेक्टेड लाइन है। अब डायरेक्टेड लाइन की कितनी मैग्नीट्यूड ये तो हमें नहीं पता, बिकॉज वो इनफाइनाइट तक जा सकती है। फिर लाइन सेगमेंट मतलब इतना छोटा सा पार्ट, सेगमेंट है वो लाइन का पर्टिकुलर सेगमेंट। उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं वेक्टर, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज उसका डायरेक्शन भी है। क्लियर हुआ? ओके। डेफिनेशन अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। हमने अभी बात करी जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर। नोटिस दैट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय ए बी, क्योंकि ए से लेके बी पे गया, और सिंपली एज ए, और उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर ए बी और वेक्टर ए। ए बी स्टार्ट यहाँ से किया, खत्म यहाँ पे किया, ये यहाँ उसका नाम दे दिया ए। द पॉइंट ए फ्रॉम वेयर द वेक्टर ए बी स्टार्ट इट्स कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। जहाँ से स्टार्ट किया हमने देखा था ना ऊपर, ए बी बराबर से ए से स्टार्ट किया तो क्या हो जाएगा? ए बी इज इनिशियल पॉइंट एंड द पॉइंट बी वेयर इट एंड्स इज कॉल्ड द टर्मिनेंट पॉइंट। द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड। ओके। जो जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दो ऐसे में और ऐसे, और सिंपली आप ए भी लिख सकते हो। द एरो इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। एरो क्या इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब सिंस द लेंथ इज नेवर नेगेटिव, इसलिए ये चीज तो कभी लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज याद रखना। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए बी से और ए से, और उसकी मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए बी से और ए से। क्लियर हो गया? पक्का? आगे बढ़े। डन। अब पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। कंसिडर अ पॉइंट पी इन द स्पेस हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन 0 0 0। ये ओरिजिन है, ये हमारा पॉइंट पी है, इसके रिस्पेक्ट में एक्स वाई और जेड। ओके। तो हमारा ओपी क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। ओ से लेके पी डायरेक्टेड टुवर्ड्स पी है, देख लो। हैविंग ओ एंड पी एज इट्स इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, देख लो, ओ इनिशियल पॉइंट, पी टर्मिनल पॉइंट, इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। क्योंकि कोई भी चीज हम कहां से, देखो मान लो आपका 2 डायमेंशनल स्पेस होता है, ये 2 डायमेंशनल, ये पॉइंट 1 2 है, तो इसकी पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ना। तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, इसकी इसकी पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? ओके। तो ओपी हमारा क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ। और ओपी की मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं? तो आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. Now in practice, the position vector of point A, B, C, etc. with respect to the origin are denoted by A, B, C respectively. मान लो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो तो A है तो उसको A से डिनोट करेंगे, B है तो उसको B से. अब लोग सर A, B, C कंपल्सरी नहीं, कुछ भी ले सकते हो. जैसे देखो इसको OP था तो P की जगह पे R लिया. बट जो पोजीशन वेक्टर है वो जनरली R से रिप्रेजेंट किया जाता है. आपने 11th फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है. ठीक है बेटा, लिख लिया इतना. ओके, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्शन कोसाइन. अब हमने अभी देख लिया ओपी हमारा है पोजीशन वेक्टर है ऑफ पी, वो आर बना है. अब वो तीनों एंगल तीनों एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा. मान लेते हैं कि वो अल्फा बीटा गामा वो एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली. एक्स एक्सिस के साथ देखो ओपी जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ, ये देख लो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो गामा. ओके, और उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल्स बोलेंगे, वो एंगल्स है. और अगर उसकी कॉस की वैल्यू, कोसाइन वैल्यू ऑफ दिस एंगल दैट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर. और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल एम और एन से. जैसे एक्स एक्सिस के साथ कॉस अल्फा उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस बीटा उसको एम रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉस गामा उसको एन रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. और एक बात याद रखना कि भाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा 1 होता है. अब इसका प्रूफ आपको है नहीं इसलिए हम नहीं जा रहे इतना डिटेल में, बट ये 1 होता है. बट 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 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कभी भी 1 नहीं होता है. तो आप बोलो सर ए बी सी क्या, वो वेक्टर्स एल एम एन क्या है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस है. देखो वापस मैं बात करता हूँ. हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा. तो उसका जो कोसाइन पार्ट है cos अल्फा cos बीटा और cos गामा वो क्या हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, और उसको हम एल एम और एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब इनका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा. ठीक है. क्लियर हुआ. ओके. हाँ, अब मैं आपको एक कुछ वीडियो बताना चाहता हूँ तो वो जिससे आपको और डायरेक्शन कोसाइंस इजीली क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, ये रहा देखो वीडियो. हम्म, अब ये देख सकते हो 3 डायमेंशनल स्पेस है उसमें हमारे पॉइंट पी है. वो देख रहे हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में उनको हम ज्वाइंट करेंगे. ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ज्वाइंट करने की कोई जरूरत नहीं है. देखो एक्स एक्सिस के साथ वो अल्फा एंगल बना रहा है, ये जो, हाँ, और वाई एक्सिस के साथ वो बीटा बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ वो क्या बना रहा है गामा एंगल बना रहा है. अब क्लियर हुआ कैसा एंगल बनता है, क्योंकि 2 डायमेंशन में दिखना डिफिकल्ट है इसलिए ऑलरेडी आपके पास ये मस्त वाला मुझे मिला तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर. ठीक है, क्लियर हुआ. अल्फा बीटा और गामा. तो कॉस बीटा क्या होगा, तो कॉस बीटा अगर आपको निकालना है, देखो हमको वैसे हमको इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बराबर है. ये रहे सारे पॉइंट्स. कॉस बीटा अगर आप इसमें से चेक करोगे, अब देखो इसको कॉस बीटा मतलब उसको वाई एक्सिस पे नीचे लेके आओ, वाई एक्सिस पे नीचे लेके आओ. कॉस बीटा मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट तो आर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज क्या होगा ओ एम बाय ओ पी. क्लियर हो गया. cos बीटा इज इक्वल टू m बाय ओपी. ओ एम आपका कितना है, ओ एम आपका है y1 क्योंकि y एक्सिस पे जितना बना रहा है वो, और ओपी आपको पता है r. बिकॉज नीचे लेके जाओगे तो ये आपका r क्या हो जाएगा, r आपका हो जाएगा बेटा ये अपना हाइपोटेनस. ठीक है, हाइपोटेनस. वैसे ही आप चेक करोगे तो वो क्या मिलेगा, cos बीटा इज इक्वल टू y1 r, y1 इज इक्वल टू r cos बीटा, r cos बीटा. और cos बीटा को हमने क्या लिया उसको m भी मान सकते हैं, वो पूरा
को मतलब नहीं है उसका डिटेल में, और हाँ m मान सकते हैं, मतलब हमको पता ही है कि वो m ही है, cos अल्फा l है। ओके, तो वैसे ही आपके x1 की वैल्यू क्या निकलेगी, RL, और z1 की वैल्यू RN। और अगर हम मान लेते हैं कि भाई फॉर r इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये रहा देखो, आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या निकालेंगे, आर स्क्वायर का फॉर्मूला देख सकते हो ना, क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड वो अभी आएगा, तो x1 की जगह पे एल आर, y1 की जगह पे एम आर, और z1 की जगह पे एन आर, सबका स्क्वायर कर दोगे, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, आर की वैल्यू तो 1 है, तो क्या मिल जाएगा आपको, एल आर की वैल्यू 1 नहीं, सब में से कॉमन निकालोगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 हुआ। ये प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया वो प्रूफ ऐसा होता है, बट आपको कोई जरूरत नहीं है, सीधा याद रख लोगे तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से वो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, देखो ये जैसे हम उसको चेक करेंगे, ये 90 डिग्री बना रहा है, देख लो ये 90 डिग्री बना रहा है ना, तो वो भी ये उसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, तो कॉस गामा, सॉरी कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट वाई बाय आर, तो y की वैल्यू क्या लिख सकते हो, r cos बीटा, cos बीटा को हमने m माना है और उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर, हाँ ये सिर्फ समझ लो, पहला होता है जीरो वेक्टर, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड, मतलब जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे और नल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। It is denoted by zero. Zero vector cannot be assigned a definite direction as it has zero magnitude. अब उसकी मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो हम उसको डायरेक्शन तो बता ही नहीं सकते, बराबर, क्लियर हुआ। जैसे जीरो वेक्टर को हम ए और बी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर whose magnitude is unity is called unit vector, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर, ये याद रखना। The unit vector in the direction of a given vector A is denoted by a cap. A cap यूनिट वेक्टर को हम हमेशा a cap से डिनोट करते हैं, क्योंकि उसका सिर्फ डायरेक्शन ही होगा, मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो होल एंड सोल जिसका मैग्नीट्यूड 1 उसकी डायरेक्शन ही वो वेक्टर बताएगा। नेक्स्ट इज को इनिशियल वेक्टर, टू और मोर वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट मतलब देखो a और b सेम इनिशियल पॉइंट है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर, कब, इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, पैरेलल टू द सेम लाइन मतलब कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे हो, ठीक है, एक ही लाइन पे हो। और दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि वो पैरेलल होंगे तभी भी वो कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। ओके, दो वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, two vectors which are parallel to the same line are known as collinear vector. Next is equal vector, कब बोले जाएंगे, जब उनकी मैग्नीट्यूड हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड सेम हुई तो उसका मतलब ये नहीं। ओके, नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर मतलब मान लो ए बी ये डायरेक्शन में है आपका, तो बी ए उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा ए बी। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी, और इसको हम क्या लिखेंगे, बी ए, क्योंकि कहां से स्टार्ट हो रहा है, बी से, और कहां पे एंड हो रहा है, ए पे, तो बी ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए बी। क्लियर, डन। तो ये थे आपके थोड़े बहुत टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं रफली बना रहा हूँ, आप पेंसिल स्केल से बनाइएगा, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। अब इसमें एक चीज आपको जो समझनी है वो है वेस्ट ऑफ साउथ। वेस्ट ऑफ साउथ मतलब जो दूसरा वाला पार्ट है ना साउथ, सॉरी ये वेस्ट ये आएगा ना, सॉरी 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 सॉरी, और ये आएगा ईस्ट, हाँ। वेस्ट ऑफ साउथ मतलब जो साउथ है उससे आपको कितना जाना है, 30 डिग्री वेस्ट जाना है। कितना जाना है, 30 डिग्री वेस्ट जाना है। वेस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से 30 डिग्री वेस्ट पे, और 40 किलोमीटर मतलब 1 2 3 और 4, ये 40 किलोमीटर हो गया, ठीक है, ये ओरिजिन है।
और ये मान लेते हैं एक जो है वो कितना बता रहा है 10 किलोमीटर। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको मैं ओपी मान लेता हूँ। हो गया, कितना एंगल बनाया 30 डिग्री। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज वेक्टर्स और स्केलर्स। 5 सेकंड। स्केलर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी सॉरी वॉल्यूम स्केलर 10 न्यूटन, फोर्स वेक्टर 30 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड भी हो सकता है और बट स्पीड की सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए कितना आ जाएगा स्केलर। ये डेंसिटी स्केलर, ये 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये हो गया वेक्टर क्योंकि डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होंगे? जो सेम पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, मतलब ना कोलिनियर वो होते हैं जो एक दूसरे से पैरेलल हो। तो ए एंड सी कोलिनियर वेक्टर कौन से होंगे? ए एंड सी। दूसरा, इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे? तो देखो ए भी 2 है, सी भी 2 है। ए और सी एंड दूसरे कौन से? बी भी 3 है और डी भी 3 है। बी और डी। तीसरा, कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल मतलब जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, तो कौन सा आएगा? सी, बी एंड डी। ये तीनों कौन से हैं? कोइनिशियल वेक्टर्स हैं। डन? ठीक है, सो यहाँ पे हमारे एग्जांपल्स खत्म होते हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.1, ये सारे ओरली भी कर सकते हो, रिप्रेजेंट ग्राफिकली। देखो वापस आपको क्या करना है, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। ठीक है, ये है मेरा नॉर्थ, ये है मेरा साउथ, ये है मेरा ईस्ट, ये है मेरा वेस्ट। हमें क्या बनाना है? 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना है 30 डिग्री, 10 20 30 और 40। ये पॉइंट पी हो गया, तो ओपी हो गया। फिर इसको रब कर देना। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ के कंपैरिजन में ईस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ है तो साउथ से वेस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट। डन? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स ए स्केलर एंड वेक्टर। 10 kg स्केलर, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, वेक्टर 40 डिग्री, स्केलर 40 वॉट, स्केलर स्केलर एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग ए स्केलर। टाइम पीरियड, स्केलर डिस्टेंस, स्केलर फोर्स, वेक्टर वेलोसिटी, वेक्टर स्पीड होती तो वो स्केलर होता, वर्क डन, स्केलर। डन? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर मतलब एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, ए और डी। को इनिशियल वेक्टर्स कौन से हो जाएंगे? ए डी। फिर इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे? ई नहीं होंगे, डी और बी इक्वल होंगे। देखो क्यों इक्वल होंगे? अब बोलो सर ए और सी, तो ए का डायरेक्शन इस साइड है, सी का डायरेक्शन इस साइड है, वो इक्वल नहीं होंगे। इक्वल नहीं होंगे। डी एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, छोटी छोटी बात समझिए। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल है कोई? ए और डी ना। कोलिनियर मतलब कि भाई पैरेलल हो बट इक्वल नहीं हो, पैरेलल हो बट इक्वल नहीं हो, ए और सी, ए एंड सी। समझे कि काफी सिंपल था ए एंड सी। नेक्स्ट बताओ, ट्रू और फॉल्स? ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। ट्रू, एक ही लाइन पे होंगे, पैरेलल होंगे, बराबर। एंटी पैरेलल, हाँ। Two collinear vectors are always equal in magnitude. False. Two vectors having same magnitude are collinear. False. उन्हें equal कहा जाता है. Two collinear vectors having the same magnitude are equal. Two collinear vectors having the same magnitude are equal. ये true. Collinear मतलब दोनों same direction में, ये false आएगा, पहला वाला false आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ये a है तो ये माइनस a हो जाएगा, और collinear vectors हमेशा parallel होता है।
ठीक है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स मतलब आपने ऑलरेडी इसमें पढ़ा है 11th में। मेरे पास दो वेक्टर है, ये फर्स्ट वेक्टर है और सेकंड वेक्टर है। उन दोनों को ऐड कैसे करेंगे? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर हुआ? ओके। दूसरा क्या मेथड है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, बट वो हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम देखते हैं। देखो इन जनरल हमें पता नहीं है, आप बोलोगे सर ये तो कैसे बना दिया। मान लो हमारे पास दो वेक्टर ए और बी, देख रहे हो, हम इसको ऐड करना है। दे आर पोजिशन सो दैट इनिशियल पॉइंट ऑफ वन कोइंसाइड विद द टर्मिनल पॉइंट ऑफ अदर। एक का इनिशियल वो दूसरे के टर्मिनल के साथ ज्वाइंट हो जाए। देखो बी को ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर दिया, ये जो बी है ना, बी उसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया, इधर कर दिया ए और बी, डन। तो सेकंड आप देखोगे तो उसको फिर ज्वाइंट करोगे तो ए प्लस बी मिल जाएगा, ए प्लस बी मिल गया ना। अगर इस बी को नीचे लेके आते हैं, जैसे इस केस में माइनस बी, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो ए प्लस माइनस बी, तो क्या मिलता है आपको, ए माइनस बी। बट देखो डायरेक्शन का मजा देखो, हाँ बेटा, ये डायरेक्शन ऊपर है और ये डायरेक्शन नीचे है, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर। अगर आपने डायरेक्शन उसको उल्टा कर दिया तो दिस मीन्स दैट व्हेन द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर टेकन इन ऑर्डर मतलब ए बी सी टेकन इन ऑर्डर, द इट लीड्स टू जीरो एज द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट गेट्स। इनिशियल पॉइंट भी यही है, टर्मिनल पॉइंट भी यही है। मतलब आपने यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल किया, गए गए और वापस यहाँ पे आ गए, तो आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, जीरो। तो ये भी सेम टू सेम वैसा ही है। तो आप बोलो सर ये डिस्प्लेसमेंट है ना, हम उसको ऐसा समझ सकते हैं। सो आपको एक चीज याद रखनी है कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन इस साइड होगा, ये जो होगा आपका रिजल्टेंट है, बट अगर उसका डायरेक्शन उल्टा कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इफ टू वेक्टर्स, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्राइंगल में क्या था, पहले का हेड और दूसरे की टेल ज्वाइंट करो तो ये आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट आर मिलता है। इसमें क्या है, दोनों की टेल एक साथ ज्वाइंट कर लो, ए और बी की कर दी। फिर एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, मतलब ए के बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करो, बी के बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करो, फिर जहाँ पे दोनों ज्वाइंट हो जा रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। If we have two vectors A and B represented by two adjacent sides of a parallelogram in the magnitude and direction, then their sum A plus B is represented in the magnitude and direction by the diagonal of a parallelogram through their common point. This is known as the parallelogram law of vector addition. आगे बढ़े। ओके, प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, रिजल्टेंट वही आएगा। दूसरी एसोसिएटिव, ए प्लस बी को सी के साथ ऐड करो या बी प्लस सी को ए के साथ ऐड करो, वही आएगा, उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और तीसरा, ए वेक्टर में आप जीरो ऐड करो या जीरो में ए करो, आंसर आएगा ए, तो ए को हम क्या बोल देते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर एडिशन। ये शायद एमसीक्यू में आपको काम आ सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। मान लो हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए, अगर हम उसको एक लैम्बडा, जो एक स्केलर है, स्केलर मतलब कोई भी क्वांटिटी 1 2 3 4 मतलब एक लैम्बडा मान लिया, तो द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए बाय द स्केलर लैम्बडा, उसको हम कैसा लिख सकते हैं, लैम्बडा ए, एंड इट इज कॉल्ड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय द स्केलर लैम्बडा। नोट दैट लैम्बडा इज आल्सो अ वेक्टर। अगर उसको लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेक्टर तो वेक्टर ही रहेगा, जैसे 2a वेक्टर ही है, कोलिनियर टू द वेक्टर ए, ओरिजिनल वेक्टर के कोलिनियर। जैसे मान लो ये ए है, तो इसको हाफ कर दिया तो हाफ ए हो गया, दोनों कोलिनियर है, पैरेलल। अगर इसको डबल कर दिया देखो 4 हो गया। अब उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ नोट दैट द वेक्टर del a has a direction same to that of the vector a according as the value lambda is positive or negative। अगर लैम्बडा की वैल्यू पॉजिटिव तो जो ए का डायरेक्शन वही लैम्बडा ए का डायरेक्शन, बट इफ लैम्बडा की वैल्यू नेगेटिव, देखो माइनस हाफ है, तो जो ए का डायरेक्शन माइनस हाफ ए का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ये देखो 2a है,
अगर उसको -2 से मल्टीप्लाई करते तो उल्टा हो जाता। समझ में आ गया? ठीक है। और लेमड़ा ए का मतलब क्या होता है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, लेमड़ा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। लेमड़ा देखो यहाँ पे लेमड़ा प्लस भी हो सकता है माइनस हो सकता है, बट उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगी, प्लस ही रहेगी। तो लेमड़ा ए का फॉर्मूला होता है लेमड़ा टाइम्स द ओरिजिनल वेक्टर की मैग्नीट्यूड। मान लो ओरिजिनल वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 4, तो 3a की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, 3a की मैग्नीट्यूड हो जाएगी 3 इंटू 4, कितनी हो जाएगी 12, 3 टाइम्स बढ़ गया ना, समझे? लेमड़ा ए रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, कब, जब इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी 1। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ये, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये हो गया यूनिट वेक्टर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इसमें से आएंगे, याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़े, डन। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, लेट अस टेक पॉइंट ए बी और सी ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए लिया, वाई एक्सिस पे पॉइंट बी लिया और जेड एक्सिस पे पॉइंट सी लिया। तो इसका मतलब ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये भी तीनों मैग्नीट्यूड इन तीनों की 1 हो जाएगी, क्योंकि देखो एक ही पॉइंट है, ये भी एक ही पॉइंट है, ये भी एक ही पॉइंट है। तो ओ ए को हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स। ओ बी को क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई। ओ जेड को क्या बोलेंगे, यूनिट, ओ सी को क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड। तो यूनिट वेक्टर अलोंग द ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड रिस्पेक्टिवली। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम उसके डायरेक्शन को आई कैप बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आई कैप, ये ना। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसको जे कैप बोलते हैं, जे कैप, और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में के कैप बोलते हैं, के कैप। तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज ओनली आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज जे कैप, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज के कैप। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ओके। अब जैसे मान लो ये मेरा पॉइंट है पी। अब पी है वो एक्स वाई जेड, मतलब एक्स में एक्स डिस्टेंस आ गया तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप, उस वो वेक्टर हो गया एक्स वाई कैप। वाई एक्सिस में वाई पॉइंट आ गया मतलब वो वाई जे कैप हो जाएगा। जेड एक्सिस में वो जेड पॉइंट आ गया मतलब जेड के कैप हो जाएगा। तो हमारा आर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, बट उसका डायरेक्शन एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि डायरेक्शन तो देना पड़ेगा, एक्स का डायरेक्शन एक्स आई, वाई का डायरेक्शन जे और जेड का डायरेक्शन के। और अब अगर हम उसमें उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एक्स आई का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, क्योंकि आई कैप का स्क्वायर तो 1 ही होता है, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी याद रख लेना। मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हमेशा उसकी कोफिशिएंट का स्क्वायर, और उन सबको ऐड करके उसको क्या कर दो, स्क्वायर रूट निकाल दो, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स गिवन इन द कंपोनेंट फॉर्म, ये देखो उसके कंपोनेंट फॉर्म है, उसको कंपोनेंट फॉर्म मतलब वो आई कैप, जे कैप और के कैप। वेक्टर को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए बी सी, या ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। ये कंपोनेंट फॉर्म है, कंपोनेंट ए वन। ऐसे ही बी का है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। अगर आप ए प्लस बी कर रहे हो तो आई कैप ही सिर्फ आई कैप के साथ ऐड होगा, आई कैप जे कैप के साथ नहीं होता। मतलब ए वन प्लस बी वन आई कैप, ए टू प्लस बी टू जे कैप, ए थ्री प्लस बी थ्री के कैप। क्लियर हुआ? वैसे ही अगर आपको माइनस करना है तो ए वन माइनस ए बी वन, ए टू माइनस बी टू और ए थ्री माइनस बी थ्री। और अगर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं तो उसका मतलब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए, मतलब ए वन और बी वन इक्वल, ए टू और बी टू इक्वल, और ए थ्री और बी थ्री इक्वल, तभी वो इक्वल होंगे। और अगर आप वेक्टर को लेमड़ा से मल्टीप्लाई करते हो तो हर एक कंपोनेंट लेमड़ा से मल्टीप्लाई होगा, लेमड़ा ए वन कैप प्लस लेमड़ा ए टू कैप प्लस लेमड़ा ए थ्री कैप। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके जितने भी कंपोनेंट्स है वो सब लेमड़ा से मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, okay. उसके अलावा द एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। अगर आप मान लो किसी भी वेक्टर को के टाइम्स मल्टीप्लाई किया और m टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो दोनों को आप ऐसे लिख सकते हो k प्लस m। और k टाइम्स अगर मेरे पास 2a वेक्टर है उसको मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 6a कैप हो जाएगा, k में हो जाएगा। अगर मैं a प्लस बी रिजल्टेंट को k टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं तो वो a के साथ भी जुड़ेगा और
बी के साथ भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सारे। आप बोलो सर ये तो सब पता है बट मेरी फर्ज है समझा दूं, फिर आप ऐसा ना बोलोगे सर ने समझाया नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, उसमें खास करके तो ये मोस्ट आईएमपी पॉइंट है ये। वन में ऑब्जर्व दैट वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा ए जो है वो हमेशा ए के कॉलिनियर, हमने देखा था ना ए ये है तो 2ab यही होगा और हाफ ए बी यही होगा, सब कॉलिनियर होंगे। In fact, two vectors a and b are collinear if only if there exists a non-zero scalar lambda. अब देखो a and b कब collinear होंगे? collinear कब होंगे? जब मैं b को lambda a लिख सकता हूँ, lambda a मतलब एक दूसरे से, जैसे देखो ये दोनों क्या है? collinear है, मतलब a और 2a collinear है। a और 2a collinear है, उसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, जो ये 2a है वो 2 टाइम्स ए वेक्टर हुआ, तो देखो b इज इक्वल टू 2 टाइम्स दैट इज लैम्बडा की जगह 2 आ गया, ओरिजिनल के कंपैरिजन में उसको लैम्बडा टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कॉलिन। अब मान लो सपोज मेरे पास एक वेक्टर a है, a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 के और b है, तो ये दोनों वेक्टर्स कब कोलिनियर होंगे? जब हमने देखा b इज इक्वल टू लैम्बडा है तो b इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स a। अब लैम्बडा टाइम्स a मतलब लैम्बडा सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, लैम्बडा a1 लैम्बडा a2 लैम्बडा a3। अब दोनों वेक्टर इक्वल है मतलब क्या होगा? b1 किसके इक्वल होगा? लैम्बडा a1 के। b2 किसके इक्वल होगा? लैम्बडा a2 के। और b3 किसके इक्वल होगा? लैम्बडा a3 के। इसमें से लैम्बडा निकालो, b1 बाय a1, b2 बाय a2, b3 बाय a3। मतलब अगर आपके सारे कंपोनेंट्स b1 बाय a1, b2 बाय a2 और b3 बाय a3 सबकी वैल्यू सेम आई, कोई भी एक कांस्टेंट लैम्बडा, तो समझ लेने का वो दोनों क्या है? वो दोनों कोलिनियर है। ये चीज याद रख लो, बाकी कुछ डेरिवेशन याद नहीं रखो चलेगा। क्लियर? साथ ही साथ दूसरे दो पॉइंट्स, इफ a1 a2 एंड a3 कैप है तो उसमें a1 a2 और a3 को उसके डायरेक्शन रेशियोज कहा जाएगा। डायरेक्शन रेशियोज कहा जाएगा। डायरेक्शन कोसाइंस अलग होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज अलग होते हैं। ये डायरेक्शन रेशियो मतलब x एक्सिस में वो a1 है, y एक्सिस में वो a2 है, z एक्सिस में वो a3 है, आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। अगर मान लेते हैं कि भाई कोई भी केस में l m और n उसके डायरेक्शन कोसाइंस हमने देख लिया है, तो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप दैट इज ये जो हो जाएगा वो हमेशा क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। कोई भी मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है, तो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये जो वेक्टर होगा ना हमारा, वो हमेशा यूनिट वेक्टर होगा अलोंग द ओरिजिनल वेक्टर ए। ओके, और एल क्या होता है? कॉस अल्फा, एम क्या होता है? कॉस बीटा, एन क्या होता है? कॉस गामा। मेरी बात समझ रहे हो? क्यों? बिकॉज अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड क्या आएगी? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जो क्या होती है? √1, और उसकी वैल्यू आ गई 1। समझे? तो आप कोई भी देखो, आपको मान लो ये वेक्टर दिया हुआ है, उससे आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस हो ना, तो सीधा वो यूनिट वेक्टर ही हो जाएगा। बराबर है? क्लियर हो गया? पक्का? श्योर? बस यही आपको समझना है। ठीक है, आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चीज समझ में आई कि नहीं है? इस बेटा लास्ट पॉइंट, कि भाई कोई भी एक वेक्टर है, अगर उसके डायरेक्शन कोसाइन है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, अगर वो आपने फाइंड कर लिया तो उसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है? ओके, तो एल कैसे निकालते हैं आपको ये पता है? वो आगे आएगा, मैं तब बता दूंगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट ए एंड बी आर इक्वल। अब ए और बी कब इक्वल हो सकते हैं? ए एंड बी आर इक्वल, ए क्या है हमारे पास? एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू 2i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप। देयरफॉर कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 1। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, a और b दिए हुए हैं,
बोला है कि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है, तो मतलब क्या करें, अंडर रूट 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये हो गया √5। अब मैग्नीट्यूड बी निकालेंगे, मैग्नीट्यूड बी निकालेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया √5। समझे? तो इसका मतलब क्या हुआ, यस देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सही है, बट क्वेश्चन में दूसरा पार्ट भी दिया हुआ है, नो बोथ वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। दो वेक्टर्स को इक्वल होने के लिए इसका और इसका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये तो सेम नहीं हो सकता ना, बराबर है, तो वो इक्वल नहीं है। उसका मतलब ये आपको पता चल गया कि भाई किसी की मैग्नीट्यूड सेम होने से वो दो वेक्टर्स इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर हुआ? पक्का? नेक्स्ट, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और के मतलब सिर्फ 1 का स्क्वायर, 4 and 9, ये हो जाएगा आपका √14। तो देयरफॉर a कैप इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन √14। और अब चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2/√14 i कैप प्लस 3/√14 j कैप प्लस 1/√14 k कैप। ये आपका है यूनिट वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, फाइंड द वेक्टर। हाँ ये देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। हमें ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिनका डायरेक्शन यही हो, दैट हैज अ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। तो सबसे पहले डायरेक्शन फाइंड करना है कि डायरेक्शन ए के जितना हो। तो डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर इज सेम एज ऑफ ए, बट मैग्नीट्यूड उसकी कितनी है, मैग्नीट्यूड 7। अब कोई भी डायरेक्शन मतलब क्या होता है आपको पता है, तो b इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा 7a कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर मतलब उसका डायरेक्शन ही हुआ। समझ रहे हो? तो 7a कैप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a अपॉन मैग्नीट्यूड a। 7a क्या है आपका, i माइनस 2j कैप, और मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या हो जाएगा 7√5 i कैप माइनस 2j कैप। हो गया आंसर। न्यू वेक्टर आपका ये निकलेगा। आप उसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो 7√5 i कैप माइनस 14√5 j कैप। क्लियर हुआ? डन। इतने इजी क्वेश्चन है, देख लो, समझ में तो आया ना भाई। डायरेक्शन इसका ये और मैग्नीट्यूड 7, तो डायरेक्शन उसका है, मतलब डायरेक्शन क्या होता है आपका, यूनिट वेक्टर, मतलब वही डायरेक्शन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर। सम ऑफ द वेक्टर्स को हम पहले फाइंड कर ले। सम ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी, उसको मैं सी मान लेता हूं, ए प्लस बी। अब ए आपका क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, प्लस बी क्या है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। सी क्या है 2 प्लस 2 4i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 2k कैप। हो गया। Therefore डायरेक्शन along C, वो तो क्या हो जाएगा C कैप, क्या होता है C अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ C, दैट इज 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 4/√29 i कैप प्लस 3/√29 j कैप माइनस 2/√29 k कैप। इजी, आ गया समझ में?
नेक्स्ट, राइट द डायरेक्शन रेशियो, हाँ, एंड हेंस कैलकुलेट इस डायरेक्शन कोसाइन। अब मैं यहाँ पे आपको वो LM और N बता रहा था। तो देखो हमारे पास A है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 कैप। अगर आपने 10 मिनट पहले जो वीडियो पढ़ा होगा या देखा होगा, तो अगर ध्यान से पढ़ा होता तो इसके डायरेक्शन रेशियोस A1 क्या हो जाएगा 1, A2 हो जाएगा 1 और A3 हो जाएगा -2। A1 कैप A2 A1 A2 और A3 ये उसके डायरेक्शंस होते हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज है। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, तो डायरेक्शन कोसाइंस का बेटा फॉर्मूला याद रख लेना। डायरेक्शन कोसाइन होता है एल, एल का फॉर्मूला होता है A1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। A1 क्या है 1, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4 मतलब 1/√6। M क्या हो जाएगा A2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। एक्सक्यूज मी, कितना हो जाएगा 1/√6 क्योंकि ये तो सब में सेम ही जाएगा। और आपका n क्या हो जाएगा A3 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा -2/√6। तो डायरेक्शन रेशियो A1 A2 A3, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हो तो आई कैप का जो कोफिशिएंट अपॉन रूट, m फाइंड करना हो तो j कैप का कोफिशिएंट अपॉन रूट और n फाइंड करना हो तो k कैप का कोफिशिएंट अपॉन रूट। तो ये आपके क्या निकल गया डायरेक्शन कोसाइन, ये सारे आपके निकले डायरेक्शन रेशियोस, ये सारे निकले डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर 40 मिनट्स का हो चुका है। बेसिक ही था, इंट्रोडक्शन ज्यादा पार्ट था, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करिए। नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड एक्सरसाइज ट्राई करेंगे कंप्लीट हो जाए। इसमें बहुत 5 एक्सरसाइज है, जल्दी से हम ट्राई करेंगे कि जनवरी एंड तक कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाए। इसके बाद 3 चैप्टर बाकी रहेंगे हमारे, रिलेशन एंड फंक्शन। ऐसा होगा तो रिवीजन में मैं क्लास में बुलाऊंगा तब कराऊंगा, क्योंकि बहुत ही भद्दा सा चैप्टर है। तो टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।